नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी परीक्षा के प्रश्न पत्र को हम लोग हल कर रहे थे। कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, उनको निपटाते हैं। अच्छा, आपने इन पिछले वीडियोस में देख ही लिया होगा कि मैथमेटिक्स के कितने आसान क्वेश्चंस इस परीक्षा में आए थे और आप करके देखेंगे भी खुद भी। देखिए, एक प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 121। एक व्यक्ति ने 25 लाख रुपए वसीयत में निम्नलिखित तरीके से दिए एक ट्रस्ट के लिए 15%, मतलब उसका 25 लाख रुपए की वसीयत थी, 15% ट्रस्ट में गया। ठीक, शेष राशि को इस तरह विभाजित किया जाना है कि उसकी पत्नी 2 बेटियों जो समान हिस्सेदारी प्राप्त करती हैं और 3 बेटियों में से प्रत्येक बेटे को हर बेटी का 1.5 गुना मिलता है। अच्छा ठीक है, यदि उसकी पत्नी को प्रत्येक बेटी का 2 गुना मिलता है, मतलब पत्नी को तो बेटी का 2 गुना मिला और पुत्र को बेटी का 1.5 गुना मिला, तो ये कहते हैं लास्ट में तो उसकी पत्नी का हिस्सा कितना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, कुल उसकी जो वसीयत थी वो थी 25 लाख रुपया। अच्छा, इसके बाद ट्रस्ट में कितनी चली गई? ट्रस्ट में 15% जानी है, तो शेष का ही तो बंटवारा होना है, 85% का ही तो बंटवारा होना है। अब 85% का बंटवारा कर लीजिए, लेकिन उससे पहले ये मान लीजिए आप कि जो बेटी थी उसी से कंपेयर किया है पत्नी और पुत्र को, तो आप बेटी को सबसे पहले कहिए x रुपया मिल गया बाई चांस, तो उसकी पत्नी को कितना मिला? इससे दुगना यानी 2x। तो पुत्र को कितना मिला या बेटे को कितना मिला? इसका 1.5 गुना यानी 1.5x। अब जो 85% रुपया बचा था 25 लाख में से, उसका बंटवारा कर दीजिए। ये लीजिए 25 लाख रुपया, 25 लाख रुपया लिख दिया। इसका 85% जो था वो बट जाना है किस किस में? कितने बेटा बेटी है ये और एक बार चेक कर लें। उसके पास 2 बेटी, 1 पत्नी और 3 बेटे। 2 बेटी, 1 पत्नी और 3 बेटों में ये रुपया बटना था। सबको हमें मालूम है कितना कितना किसके हिस्से में आ रहा है। बेटी के हिस्से में x है तो 2 बेटियों में 2x हो गया। पत्नी के हिस्से में 2x है, चलिए 2x हो गया। एक पुत्र के हिस्से में 1.5x, तो 3 का मल्टीप्लाई भी होना है क्योंकि 3 पुत्र हैं। 1.5x, 1.5 तिया 4.5 और 2 6.5 और 2 8.5x आपका बंटवारा इधर से हुआ। और इधर 2 जीरो काटने के बाद आपको पता चलेगा कि 25,000 गुणा 85 बच गया। ठीक, 85 को इससे काट दिया 10 बार, यानी 2.5 लाख आ गई x की वैल्यू। x की वैल्यू आ गई आपकी 2.5 लाख रुपया। ये 10 बार कट गया था ना इससे, ये 10 बार। अब x की वैल्यू जो 2.5 लाख आ गई, क्वेश्चन ने पूछा था कि उसकी पत्नी के हिस्से में कितना आया। सीधी सी बात बता दीजिए, पत्नी को कितना मिला? पत्नी को मिलना था 2x, दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ x या 2 गुणा 2.5 लाख। सीधी सी बात, 5 लाख रुपया उसकी पत्नी के हिस्से में आ गया। निम्नलिखित भिन्नों में दूसरी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? दूसरी सबसे बड़ी, एक 2/3 है, एक 4/5 है, 6/7 है, फिर उसके बाद 5/9 है, उसके बाद 2/5 है। इनमें ये पूछा है दूसरी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। सबसे आसान तरीका, छोटे छोटे नंबर है, तुरंत डिवाइड करके चेक कर लो। इसको चेक करोगे 0.66 आ जाएगा, या 5 से डिवाइड करोगे 0.8 आ जाएगा, 7 से डिवाइड करोगे 7 8 56 और बच्चे 7 पंजे 35, ठीक रहा। 9 से डिवाइड कराइए, 9 पंजे 45, बच गए 5, फिर 9 पंजे 45, फिर 2 से डिवाइड कर 0.4। अच्छा देखिए, सबसे बड़ा कौन है इनमें? सबसे बड़ा ये, और हमें सबसे बड़ा थोड़ी पूछा है, सेकंड वाला। सेकंड माने ये सबसे बड़ा हो गया। दैट मीन्स ये किसका रूप है? ये पहुंचा है 4.5 का। अतः आंसर आपका हो जाएगा 4/5। दूसरी भिन्न हो गई। दूसरी तो पूछी थी, दूसरे सबसे बड़ी कौन सी भिन्न है? हो गई। ये क्या कहता है? थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। ट्रेन ए स्टेशन X से सुबह 8 बजे चलती है। ये कोई स्टेशन है X, यहां से एक ट्रेन को चलना है। ये 8 बजे इधर की तरफ प्रस्थान करेगी और जो ट्रेन गई है उसका नाम था A। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है? Y की ओर चलती है। अच्छा, ये जो जिधर जा रही है उस उधर एक स्टेशन है जिसका नाम है Y। ठीक, जो कि 250 किलोमीटर की दूरी पर है। X से Y की जो दूरी है वो कितनी है? टोटल 250 किलोमीटर दूर है। चलो ये भी क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या लिखता है? एक अन्य ट्रेन B जो स्टेशन Y से सुबह 10 बजे चलती है। यहां से एक ट्रेन B चलती है इधर की तरफ और ये चलती है सवेरे 10 बजे। वो चली थी 8 बजे, ये 2 घंटे बाद चली। ठीक है, फिर क्या हुआ?
स्टेशन एक्स की ओर जाती है। अब ट्रेन ए और ट्रेन बी की गति का अनुपात 8:A है। चलिए वेलोसिटी ऑफ ए अनुपात वेलोसिटी ऑफ बी जो दे रखा है वो 8:9 दे रखा है। जरूरत पड़ने पर इसका भी इस्तेमाल करेंगे। स्टेशन वाई और उस स्थान के बीच जहां तक ट्रेन ए सुबह 10 बजे चली है 170 किलोमीटर की दूरी है। 10 बजे मान लो ये ट्रेन यहां आ गई थी, चलिए यहां आ गई थी 10 बजे और वो 10 बजे चलना शुरू हुई है, तब तक ये 8 बजे से चलकर 10 बजे तक यहाँ आ गई। और जब यहाँ आ गई तो इससे स्टेशन वाई तक की जो दूरी है वो 170 किलोमीटर दे रखी है। अच्छे से समझते रहिए क्वेश्चन। मैथमेटिक्स में मैं उस दिन भी कह रहा था क्वेश्चन को समझना है केवल, और इक्वेशन में कन्वर्ट करते ही कैलकुलेशन करनी है। तो पहले क्वेश्चन जो डाटा दे रहा है उसको हम कलेक्ट कर रहे हैं। अब उसने कहा स्टेशन वाई से किस दूरी पर किस समय दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी। स्टेशन वाई से किस दूरी पर किस समय दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी। देखिए कि भाई ये पूरी 250 किलोमीटर दूरी थी। जब टोटल डिस्टेंस 250 किलोमीटर थी, 170 बाद की रह गई, तो ए ने कितनी चली 2 घंटे में? 2 घंटे में ए ने चली कितनी? 80 किलोमीटर, क्योंकि 250 में से आप 170 घटाएंगे तो 80 किलोमीटर बचेगा। जब 80 किलोमीटर 2 घंटे में चली है तो चाल कितनी हो जाएगी? अब चाल निकालनी है, चाल निकाल लीजिए। चाल आपकी आ जाएगी ए वेलोसिटी ऑफ ए चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। 80 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में चली थी, 40 किलोमीटर पर घंटा। काय की स्पीड है ये ए की स्पीड है। लेकिन ए की और बी की स्पीड का अनुपात तो 8:9 था। यानी अगर ये 8 है, 40 को अगर हम 8 कह रहे हैं तो फिर 9 किसे कहेंगे? सीधी बात 8 से डिवाइड करा लो या फिर ऐसे कह लो। वेलोसिटी मान ही ले तो अनुपात के केस में दोनों काम है, डायरेक्ट भी करते हैं मान के भी करते हैं। मैंने मान लिया 8x, ये 8x और ये 9x, क्योंकि अनुपात तो दोनों का 8:9 है। तो अगर ये 8x है 40, तो सीधी सी बात x का मान 5 आएगा, जो कि वेलोसिटी b को तुरंत बताएगा। वेलोसिटी b 9x मान रखी थी, तो 9 पंजे 45। हमें b की भी वेलोसिटी पता चल गई और a की भी पता चल गई। ए की वेलोसिटी मालूम, बी की वेलोसिटी मालूम। अब इसके बाद करना क्या है? अब इसके बाद कुछ नहीं करना, बस उन्होंने ये पूछा था कि दोनों ट्रेनें स्टेशन वाई से किस दूरी पर और किस समय मिलेंगी। वाई से, भाई मान लो वाई से किस दूरी पर और किस समय मिलेंगी। मान लो टी समय बाद, ये इतना चलने के टी घंटे बाद मुलाकात हुई, तो टी समय में इस ट्रेन के द्वारा चली दूरी और टी समय में यहां से यहां तक चली दूरी, दोनों का टोटल तो 170 ही होना चाहिए। क्लियर है क्या? ठीक। टी समय में वेलोसिटी ए द्वारा चली दूरी, ए दूरी डिस्टेंस ऑफ ए प्लस डिस्टेंस किसके द्वारा चलेगी? बी के द्वारा। ये 170 है और दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। ए की चाल कितनी है? 40। समय कितना लिया? टी मान लो कुछ भी। बी की चाल 45, समय कितना लिया? टी कितना हो गया? 45t बराबर 170। और जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो टी आ जाएगा 170/85, क्योंकि ये दोनों ऐड करने पर 85 दूनी 170। टी की वेलोसिटी पता चल गई 2, यानी 2 घंटे बाद, यहां से 2 घंटे बाद इधर मुलाकात होगी, 2 घंटे बाद इधर मुलाकात होगी। दैट मीन्स 10 बजे जब वाई से चलना शुरू हुई है तो मुलाकात 12 बजे होगी। तो 12 बजे मुलाकात होगी। पहली बात, कितनी दूरी पर होगी वाई से? तो 2 घंटे में बी ने कितनी दूरी चल ली होगी? जो कि 45 की स्पीड से चल के आ रही है। बी तो 45 से ही चल के आ रही है ना, 45 से चल के आ रही है, तो 2 घंटे में कितना चल जाएगी? 2 घंटे में चल जाएगी 45 दूनी 90। यानी वाई से 2 घंटे में 45 की स्पीड से चली, यानी 90 किलोमीटर की दूरी पर मुलाकात दोनों ट्रेन की हो जाएगी। समझ में आया क्या? नेक्स्ट 124, इसमें लिखा है 23 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, और ये एक ब्रैकेट में बंद है। उसके बाद लिखा है गुणा क्यूब रूट ऑफ 343, फिर माइनस अंडर रूट ऑफ 289, उसके बाद फिर इंटू अंडर रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू 4x। तो x का मान क्या होगा? मतलब एक सिंपल सी कैलकुलेशन दी है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, केवल कैलकुलेशन करनी है, दिमाग लगाना नहीं, सीधे शुरू हो जाओ शुरू। 23 का स्क्वायर सबको मालूम 529 होता है, 4 का स्क्वायर सबको मालूम 16 होता है, 343 का क्यूब रूट 7 होता है, 289 का 17 होता है, 729 का 27 होता है, इज इक्वल टू 4x। फिर मल्टीप्लाई करने की बारी आ गई। देखिए 529 और 16
545 हो गया, 7 ये क्यूब रूट वाला आ गया, 17 और 7 का गुणा करिए, 7 7 49 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 7 21 और 4 25 हासिल 2, 2 एकम 2 और 2 4, 459 ये आ गया बराबर 4x। अब आपको करना क्या है कि 545 में 7 का गुणा और करना है, अभी 545 में 7 का गुणा और करना है, करिए। 7 पंजे 35 हासिल 3, 7 चौक 28, 3 31 हासिल 3, 7 पंजा 35 और 3 38, घटाना कितना है 459, 459 बराबर रह गया 4x। अब देखिए 15 में से 9 गया, ये 6 बचा दीजिए, 10 में से 5 गया, 5 बचा दीजिए, और ये 7 में से 4 गया, 3 बचा दीजिए, और ये 3 है ही है, इज इक्वल टू 4x। 4 से इसे डिवाइड करा दो, 4 अट्ठे 32 बच गया 1, 4 तिया 12 बच गया 3 और 4 ने 36। x की वैल्यू आ गई 839। कितना आसान क्वेश्चन था, केवल और केवल कैलकुलेशन, इसके अलावा कुछ था ही नहीं। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है दो संख्याओं का अनुपात 7:8 है और उनका लासा 280 है, संख्याओं का पता लगाओ। कितना आसान है, 7:8 है, मैं पहली संख्या मान लेता हूं 7x और दूसरी मान लेता हूं 8x। अनुपात के केस में यही करते हैं, एक संख्या 7x दूसरी 8x हो गई। इनका लासा दे रखा है कितना, 280 है, इनका लासा 280 है। अब आप इनका लासा निकालिए, पहले लासा इनका दे रखा है 280, लेकिन आपके हिसाब से क्या निकलेगा, लासा निकालने की ट्रिक हुआ करती थी जब आपने सीखा होगा कि सबसे पहले कॉमन चीज उठा के रख दो, उसके बाद जो भी रिमाइंडर है वो भी ला के रख दो। क्या क्या कॉमन है इन दोनों में, केवल x कॉमन है तो x उठा के रख दो। अब जो बचा, इधर 7 बचा, कॉमन तो है नहीं कुछ भी, और इधर 8 बचा, ये आपका लासा हो गया, उधर 280। कैलकुलेशन कर दो फटाफट से, 7 से 7 चौक 28, 40 बार कट गया, 8 पंजे 40, 5 बार कट गया, x की वैल्यू आ गई 5, और जैसी x की वैल्यू 5 पता चली, पहली संख्या कौन 7x थी, यानी 7 गुणा 5 यानी 35 थी, और सेकंड कौन थी, सेकंड थी 8x यानी 8 गुणा 5 यानी 40 थी। पहली 35 दूसरी 40। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी समाप्त हुआ। इसमें लिखा है मनीष 40 दिनों में किसी काम को कर सकता है और रणजीत मनीष की तुलना में 60% ज्यादा कुशल है, तो अकेले काम को पूरा करने के लिए रणजीत द्वारा लिया गया समय कितना है। 40 दिन मनीष ले रहे हैं, मनीष के द्वारा लिया गया समय है 40 दिन, और रणजीत की जो कार्य क्षमता है मनीष से 60% ज्यादा है, तो इसका उल्टा सोचिए, मनीष की तुलना में इसने 60% ज्यादा समय लिया है। भाई जो कमजोर है वो ज्यादा समय लेगा और जो कुशल है वो कम समय लेगा। तो जब ये 40 दिन में कर रहा था और ये 60% ज्यादा कुशल है, दैट मीन्स इसके द्वारा जितना भी समय लिया जाएगा, मान लो x दिन लिया गया, इसके द्वारा जितना भी समय लिया जाएगा उस दिन का 60% ज्यादा समय वो ले चुका है, क्योंकि उसकी कार्यक्षमता कम है, और जिसकी कार्यक्षमता ज्यादा है 60% ज्यादा है तो 60% उसने। करिए, इस x का 160% समय लिया था उसने 40 ने, मतलब 40 दिन में जो किया था मनीष ने। कैलकुलेशन कर लो, 4 बार कट गया, 4 से 25 बार कट गया, x का मान 25 आ गया। सीधा सा काम, विद इन लाइन कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था। जो ज्यादा क्षमता वाला है वो कम समय लेगा और जो कम क्षमता वाला है वो ज्यादा समय लेगा, एकमात्र लॉजिक, काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 127, इसमें क्या दिया है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई राशि 3 साल में इतनी हो जाती है। 3 साल में कितनी हो रही है, 3 साल में हो रही है, नोट कर लेते हैं, अभी कैलकुलेट करते हैं, 537.5, ठीक। और उसके बाद दिया है 6 साल में कितनी हो रही है, 6 साल में हो जा रही है 575 रुपए। कोई राशि 3 साल में 537.5 और 6 साल में 575 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए। अब इसमें कुछ नहीं करना था, सिंपली फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज के लिए, मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस समय गुणा दर बट्टे 100 ब्रैकेट बंद। सीधी सी कैलकुलेशन करते चले जाओ। मिश्रधन पहली बार में कितना हुआ, 537.5। मूलधन कितना था पता नहीं, मूलधन को मान लेते P 1। समय कितना था 3 साल। दर कितनी थी हमें नहीं मालूम, ब्रैकेट बंद। एक इक्वेशन तो ये बन गई, दूसरी वाली यहां से बना लो। अब की बार 575 है, मूलधन वही P है, समय 6 है, दर वही R है, और इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिए, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। मैथमेटिक्स की जो बेसिक कंडीशन है वो यही है कि जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं हम। तो 2 वेरिएबल कर दो सॉल्व,
कैसे सॉल्व करेंगे? इस इक्वेशन में इस इक्वेशन से डिवाइड कराओ, p खत्म हो जाएगा, अकेला r बचेगा, और जब अकेला r बचेगा तो कैलकुलेशन हम आराम से कर लेंगे। करके देखते हैं, चलिए। इक्वेशन 1 में सेकंड से डिवाइड कराओ, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड। 537.5 अपॉन 575 इज इक्वल टू p से p फिनिश, ये एलसीएम ले लो, 100 प्लस 3r, 100 प्लस 3r, और जब डिवाइड ही करा रहे हैं तो एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, ये 100 प्लस 6r हो जाएगा। बताइए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, और जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे r का मान निकाल लोगे। आसान है क्या? मतलब इक्वेशन को मैथमेटिकल फॉर्मेशन में लाना सीखिए, मेन चीज यही है। 3 साल में इतना हो रहा था, 6 साल में इतना हो रहा था, हमने 3 साल की एक इक्वेशन बना ली, 6 साल वाली बात की एक इक्वेशन बना ली। अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए दर, तो मूलधन को यहां से गायब करो। गायब कब होगा? पहले इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करा दिया, और जो ही डिवाइड कराया p खत्म, r बच गया, कैसे गुणा कराओ, अब r का मान आप अपने आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन है A, B और C किसी काम के एक हिस्से को अलग अलग समय पर क्रमशः 12 दिन, 8 दिन और 24 दिन में कर सकते हैं। यदि वे काम पूरा करने तक बारी बारी से काम करते हैं, पहले B फिर C फिर A काम करता है, फिर चौथे दिन B, फिर इसी तरह आगे बढ़ते रहते हैं, तो काम को पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता है? ठीक है, A, B, C तीनों काम करते हैं। क्वेश्चन था आपका A 12 दिन, B की क्षमता उसी काम को करने की 8 दिन की थी, C को 24 दिन में काम करने की क्षमता थी। होता क्या है, पहले B काम करता है, फिर C करता है, फिर A करता है, फिर B करता है, फिर C करता है, फिर A करता है, यही क्रम चल रहा है, और जब तक कार्य समाप्त ना हो जाए तब तक चलेगा। तो उन्होंने ये कहा है कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा। तो सीधी सी बात यह है, एक एक दिन पहले तीनों से काम करा लो, पता चल जाएगा कि ये तीनों का एक क्रम पूरा होने में कितना ये समय खर्च करते हैं, कितना काम करते हैं। तो हम कहते हैं 3 दिन में कितना काम कर लेंगे ये, इसका एक दिन का काम 1/12, इसका एक, भाई दिन का उल्टा ही तो काम होता है, काम का उल्टा दिन, तो दिन को उल्टा करो 1/8, इसका एक दिन का काम 1/24, एलसीएम ले लोगे 24, 12 दूनी 24, 8 दिया 24 और 24 एकम 24, 3 और 2 5 और 1 6/24, काट दिया 1/4, 1/4 काम ये कर पाए, चौथाई काम कर पाए 3 दिन में, तो पूरा काम कितने में होगा? भाई इसका 4 गुना ही काम तो पूरा था, चौथाई काम 3 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में होगा? पूरा काम 1/4 काम हो रहा है, ये 1/4 काम हो रहा है 3 दिन में, तो 4 गुना काम इससे करना है। तो जितने दिन पहले खर्च हुए उसका 4 गुना दिन खर्च होंगे, यानी 12 दिन में आपका काम समाप्त। ये कहता है 4 संख्याओं के दिए गए एक समुच्चय में पहली संख्या तीसरी संख्या से 3 गुनी है। ठीक है, तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है। अच्छा, दूसरी संख्या मान लो अगर x होती तो तीसरी इससे 2 गुनी थी, और सबसे पहली लाइन क्या थी सेंटेंस की? इसकी 4 संख्याओं के दिए गए एक समुच्चय में पहली संख्या तीसरी संख्या से 3 गुनी है। पहली जो संख्या है वो तीसरी वाली से 3 गुनी है, इसका 3 गुना करोगे तो 6x मिलेगा। चलिए ये भी समझ में आ गया। फिर उन्होंने क्या कहा, पहली और चौथी संख्या का अनुपात 3:4 है। पहली और चौथी, ये चौथी है, इसका ये 3 है अगर, तो ये 4 है, तो ये 3 कब कहूंगा? जब एक का नाम 2x, तभी तो 3 का नाम 6x हुआ, तो 4 का नाम 8 है। तो ये दिया गया था कि फर्स्ट का और चौथे का जो अनुपात है वो 3:4 है। भाई जब ये 6x है तो उसको 6 का मतलब 3 से डिवाइड करो 2 बार, तो 4 से कितने बार? 8, 4 का मल्टीप्लाई 2 में किया 8 हुआ। कहने का तात्पर्य ये, अगर 6x 3 कहा जा रहा है तो हम 4 किसे कहेंगे? 8x को। पता चल गया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों पता चल गए। अब क्वेश्चन आगे पढ़िए। अगर इन चारों संख्याओं का औसत 8.5 है, औसत का मतलब क्या होता है ये आप पहले ही जान चुके हैं। औसत का सीधा मतलब है सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। कितने आंकड़े? 1 2 3 4 आंकड़े, चारों को जोड़ दो, 1x और 2x 3x, 3 और 6 9 और 8 17x आपके पास टोटल हो गया। बटे आंकड़ों की संख्या कितनी होती है? 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करा दो। औसत दे रखा है 8.5 इज इक्वल टू 17x/4। 8.5 दूनी 17 हो गए। इस 2 से इसे काट दिया 2 बार, ये 2 इधर आ गया, 2 आ गया। x की वैल्यू पूछा क्या था? पूछा ये था कि तीसरी और दूसरी संख्या के बीच अंतर कितना है। तीसरी और दूसरी संख्या के बीच अंतर कितना है? तीसरी और दूसरी का अंतर पता करना। तीसरी कौन थी? 2x। दूसरी कौन थी? 1x।
इनका अंतर कितना होगा, केवल x, और जिसकी वैल्यू पहले से 2 है, यानी आंसर आ गया 2। तीसरी संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अंतर, तीसरी और दूसरी बीच का अंतर केवल x, जो कि पहले से मालूम है 2, तो तीसरी माइनस दूसरी किया, तीसरी और दूसरी का अंतर हमें पता चल गया 2। आसान क्वेश्चन था कि नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका 130। यह कहता है ए और बी क्रमशः 25 दिनों और 20 दिनों में किसी काम को कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करना शुरू कर दें लेकिन 10 दिन बाद ए छोड़कर चला जाए, शेष कार्य अकेले बी को करना पड़े, तो काम को पूरा होने में कुल कितने दिन लगे। कुल माने प्रारंभ से लेकर लास्ट तक। ठीक है, ए कर सकता है 25 दिन में, ए की क्षमता पता चल गई 25 दिन में कर सकता है। बी की क्षमता पता चल गई कितने दिन में, बी कर सकता है 20 दिन में, 20 दिन में कर सकता है। अब 10 दिन तक तो ए ने काम किया, फिर चल निकल गया, अब शेष काम अकेले बी को निपटाना पड़ा। मान लो ए ने जो काम किया है वो किया 10 दिन, तो एक दिन का काम ए का कितना है, 1/25। एक दिन का काम, भाई दिन को उल्टा करो काम मिलता है, काम को उल्टा करो दिन, तो इसका 1/25 काम एक दिन का है, लेकिन इसने काम किया था 10 दिन तक। ठीक है, प्लस काम और भी हुआ, बाकी किसने किया, बाकी किया बी ने। बी का एक दिन का काम 1/20, टोटल काम बी ने कितने दिन किया, x दिन तक किया। मान लो हमें नहीं मालूम कितने दिन किया बी ने काम, x दिन तक किया, तो इसके द्वारा किया काम और इसके द्वारा किया काम, तब कंप्लीट काम एक हो गया आपका। जो एक काम मिला था दोनों को, वो एक काम कंप्लीट हो गया। कैलकुलेशन करके अभी x का मान निकाल लेते हैं। देखिए 5 दूनी 10, 5 25, x/20 को यहीं छोड़ो, 1 माइनस के 2/5 को उधर ले जाओ, फिर एलसीएम लोगे, 5 एकम 5 में से 2 गया 3/5, और इधर कौन है x/20, 5 चौक 20 और 4 तिया 12, x की वैल्यू आ गई 12, तो b को टोटल 12 दिन काम करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 133 है। इसमें क्या था, x और 5 के बीच अंतर 41 और x के बीच अंतर के बराबर है। x और 5 का अंतर बराबर है काय के, 41 और x के अंतर के, तो x का मान ज्ञात कीजिए। बताओ क्या था इस क्वेश्चन में, सीधा लिखा x और 5 के बीच अंतर 41 और x के बीच अंतर के बराबर है, तो x का मान बताइए। सिंपल सी बात, x को उठा के अपनी तरफ कर लो, 5 को उधर भेज दो, x 2x हो जाएगा, 41 5 46 हो जाएगा, और 2 से 23 बार कट गया, x की वैल्यू 23 आ गई। विद इन लाइन कंप्लीट। क्या था इस क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन और छूट गया, इसको भी निपटाई दीजिए। क्वेश्चन नंबर है 131। इसमें कहा गया है एक केक का 3/5 हिस्सा 45% लाभ पर बेचा जाता है, 1/3 हिस्सा 18% लाभ पर बेचा जाता है, और शेष हिस्सा 15% लाभ पर बेचा जाता है। यदि कुल लाभ 272 रुपए का हो तो केक की लागत मूल्य क्या थी। हमें नहीं मालूम लागत मूल्य क्या थी, मान लेते हैं लागत जो था वो x था। फिर क्वेश्चंस को पढ़िए और फिर क्वेश्चंस को पढ़ के ये पता करिए कि मैथमेटिकल इक्वेशन बन कैसे रही है। इसके 3/5 हिस्से को 45% लाभ पर बेचना है, चलो बेच दो। x का 3/5 हिस्सा हो गया, लाभ लेना है इसका 45%, चलो 45% ले लिया, प्लस और भी तो क्या भी 1/3 हिस्सा 18% लाभ पर, x का 1/3 हिस्सा 18% लाभ ले लिया। चलिए और भी तो हिस्सा है, अब कितना है, शेष हिस्सा को 15% लाभ पर बेचना है, तो शेष कितना है, एक हिस्से में से 3/5 हिस्सा बेचा जा चुका पहले, 1/3 ये बेचा जा चुका, शेष यही तो बचा। इस हिस्से का ये एक जो x का हिस्सा था, इतना ही तो x का इतना ही हिस्सा तो बचा, एक में से ये गया, इतना हिस्सा x का बचा, इसको बेचना है 15% लाभ पर। तब जाके पता चला कि जो टोटल लाभ है वो 272 रुपए है। तो लागत मूल्य बताइए, करिए। देखिए 5 से 5 ने 45, 9 तिया 27x/100, 3 6 18, 6x/100, 5 तिया 15 एकम 15 और 3 9 और 5 14, 15 में से 14 गया, 1/15 भिन्न ये बच गई, x गुणा ऊपर 15 नीचे 100 बराबर में 272। चेक करिए कैलकुलेशन, 15 से 15 खत्म, 100 सबके नीचे है, 1 और 6 7 और 27 34, x बराबर आ गया। 100 को उधर भेज दिया मल्टीप्लाई में एलसीएम लेते हुए, या चाहो तो भेज ही दो अभी, और 34 8 272, x की सीधी सीधी वैल्यू 800 आ गई। बस यही पूछा था केक की लागत मूल्य कितनी है, तो केक की लागत मूल्य आपको पता चल गई 800 रुपए है। अब आपने इस पूरे पेपर को करने के दौरान आपने ये महसूस किया होगा कि क्वेश्चंस में हार्ड क्वेश्चन अगर ढूंढें जिसको आप अपने लेवल से हार्ड कह सकते हो, वो बमुश्किल 2-3 रहे होंगे।
नहीं तो मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हैं जो विद इन लाइन कंप्लीट हो रहे हैं। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज को पढ़िए, इक्वेशन फॉर्मेशन में लाइए और इक्वेशन फॉर्मेशन में लाते ही तुरंत कैलकुलेशन कर लीजिए। मैथमेटिक्स का एक ही काम एक ही फंडा होता है, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, इच्छा शक्ति इतनी मजबूत हो कि आपके सामने कोई भी लक्ष्य छोटा महसूस होने लगे। मैथमेटिक्स के बारे में हमारे गुरुजी कहते थे, द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। गणित सीखना है तो गणित करो, और जब तक गणित करोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ पेपर्स के साथ, अगले पेपर्स के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।